नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ी घटना निकल के सामने आई है, जब नक्सलाइट ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी को 60 से 70 किलो के पावरफुल IED से उड़ा दिया। इस ब्लास्ट में 8 सुरक्षाकर्मियों और एक सिविलियन ड्राइवर की जान चली गई है। ये हादसा इतना बड़ा था कि गाड़ी का एक हिस्सा भी सलामत नहीं बचा। पुलिस के मुताबिक ये IED काफ़ी पहले से इस रास्ते पर प्लांट किया गया था, जो अक्सर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इस्तेमाल होता है। बीजापुर के अम्बेली गांव के पास कुटरू पुलिस स्टेशन के एरिया में ये धमाका दोपहर 2:15 पे हुआ। ये अटैक डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और बस्तर फाइटर्स के जवानों को टारगेट करते हुए हुआ। ये सुरक्षा बल एक 3 दिन के ऑपरेशन के बाद वापस आ रहे थे, जो नारायणपुर, दांतेवाड़ा और बीजापुर के बॉर्डर्स पर चला था। इस मिशन में 5 नक्सलाइट मारे गए और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का एक हेड कांस्टेबल शहीद हुआ। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बल अपने हेडक्वार्टर वापस जा रहे थे और रोड ओपनिंग पार्टी ने रूट की चेकिंग और डी माइनिंग एक्सरसाइज करने के बाद ग्रीन सिग्नल दिया था, लेकिन आगे ऐसा हो गया। पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये IED नक्सलियों के द्वारा काफ़ी पहले लगाई गई थी। वायर्स मिट्टी के नीचे दफनाए गए थे और उस पर काफ़ी घास भी उग चुकी थी, जो ये दिखाता है कि एक लंबी और वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी का हिस्सा था। इस बॉम्ब का वजन लगभग 60 से 70 किलो था, जो एक हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव डिवाइस को दिखाता है। ये अटैक से साफ देखा जा सकता है कि नक्सली प्रॉब्लम अभी भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है सुरक्षा बलों और सरकार के लिए। ये एक वेकअप कॉल है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग और ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस को और मजबूत बनाया जाए, ताकि ऐसे हादसे फ्यूचर में ना हों। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक बड़ी इनिशिएटिव ली है, जिसमें उन्होंने फाइटर जेट्स की खरीदारी को फास्ट ट्रैक करने के लिए एक डेडिकेटेड कमेटी बनाई। ये कमेटी MRFA टेंडर को रिवाइव करेगी, जो 2019 से डिले हो रहा था। इंडियन एयरफोर्स की करंट स्क्वाड्रन काफ़ी कम हो चुकी है और ये सिर्फ 28 तक पहुंचने की संभावना है, जो बस पाकिस्तान एयरफोर्स के 3 से 4 स्क्वाड्रन से ज़्यादा है। कमेटी का प्राइमरी फोकस एग्जिस्टिंग इंडिजिनस जेट प्रोग्राम जैसे तेजस और AMCA को सिर्फ रिवाइव करना नहीं है, बल्कि ऑपरेशनल स्क्वाड्रन्स को जल्दी से बढ़ाने के लिए आइडियाज़ को ढूंढना भी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स और ऑफिशियल्स अब इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि इंडिया को फ्यूचर के फाइटर जेट्स के लिए 4.5 जनरेशन जेट्स लेने चाहिए या सीधा 5th जनरेशन जेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक ऑप्शन ये है कि इंडिया राफेल F4 जेट्स का छोटा बैच ऑर्डर करे, जो शॉर्ट टर्म में कॉम्बैट रेडीनेस को इम्प्रूव कर सके। राफेल F4 एक प्रूवन मल्टी रोल फाइटर है, जो इंडियन एयरफोर्स के लिए एक क्रूशियल एडिशन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि इंडिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स के थ्रू एक 5th जनरेशन जेट एक्वायर करे। ये डील USA के F-35 या रसिया के Su-57 के साथ हो सकती है, या फिर यूरोपियन कंसोर्टियम के इमर्जिंग 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को एक्सप्लोर किया जा सकता है। MiG-21 जैसे पुराने जेट्स के रिटायरमेंट और नए जेट्स की इंडक्शन में स्लो प्रोसेस इंडियन एयरफोर्स के लिए एक मेजर चैलेंज बनता चला जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स को अपने फाइटर जेट फ्लीट को मॉडर्नाइज करना जरूरी है, ताकि वो अपने एयर डोमिनेंस को मेंटेन कर सके और स्ट्रेटजिक डिफरेंस में अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बना सके। हर डिसीजन, चाहे वो 4.5 जनरेशन जेट्स का हो या 5th जनरेशन जेट्स का, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस का हिस्सा है। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो रसिया की तरफ से आ रही है, जिसमें वो अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट के डेवलपमेंट में अग्रेसिवली काम कर रहा है। सुखोई डिजाइन ब्यूरो, जो रसिया के एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट्स के लिए जाना जाता है, इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है। सुखोई के डिज़ाइन हेड ने एक रिसेंट इंटरेक्शन में बताया कि ये नए फाइटर जेट में एक पावर प्लांट होगा, जो फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट रिक्वायरमेंट्स के लिए टेलर मेड होगा। ये इंजन लो फ्यूल कंजम्पशन और हाई थ्रस्ट को बैलेंस करेगा, जो मॉडर्न एरियल वॉरफेयर के लिए इसेंशियल है। 6th जनरेशन फाइटर स्टील्थ, स्पीड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टेक्नोलॉजीज का सीमलेस इंटीग्रेशन करेगा और हाइपरसोनिक मनोवर्स के लिए ऑप्टिमाइज होगा। सुखोई टीम का फोकस है एक ऐसी एयरक्राफ्ट पे जो बैटलफील्ड के हर डोमेन को डोमिनेट कर सके। जो इंजन डेवलप किया जा रहा है उसका लो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इसका एक सबसे बड़ा हाईलाइट है। ये इंजन फाइटर जेट को ज़्यादा दूरी तक बिना रिफ्यूल किए ले जा सकेगा। साथ ही इसका हाई थ्रस्ट एयरक्राफ्ट को
डॉग फाइट्स और ग्राउंड स्ट्राइक्स जैसे डिमांडिंग सिनारियोज में एज देगा। हाइपरसोनिक स्पीड अचीव करना आज के एरियल कॉम्बैट में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा और सुखोई इस टेक्नोलॉजी में नए बेंचमार्क सेट करना चाहता है। इंजन के अलावा सुखोई का फोकस एडवांस्ड स्टील्थ और ऑटोनोमस सिस्टम पर भी है। नेटवर्क्ड बैटलफील्ड में ऑपरेट करेंगे, जहां एआई असिस्ट डिसीजन मेकिंग, स्वार्म ड्रोन्स के साथ कोऑर्डिनेशन और डायनेमिक थ्रेट एनालिसिस का यूज किया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो इंडियन आर्मी में 2025 के आखिरी तक पहला गाइडेड पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम उनके आर्सेनल में शामिल हो जाएगा। ये सिस्टम, जो कि DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है, अपनी रेंज और एक्यूरेसी में पहले के अनगाइडेड सिस्टम से काफ़ी आगे है। DRDO के नवंबर 2024 में सफल फ्लाइट ट्रायल्स के बाद पिनाका सिस्टम के एक्सटेंडेड रेंज और पिन पॉइंट एक्यूरेसी को पूरी तरह से वैलिडेट किया गया है। गाइडेड पिनाका सिस्टम की खासियत ये है कि ये 75 किलोमीटर तक के टारगेट्स को बिल्कुल एक्यूरेटली हिट कर सकता है, जबकि पुराने अनगाइडेड सिस्टम का रेंज सिर्फ 40 किलोमीटर तक होता था और पहले अनगाइडेड रॉकेट्स का एक्यूरेसी थोड़ा लिमिटेड था। लेकिन अब गाइडेड पिनाका सिस्टम प्रिसीजन स्ट्राइक करने की क्षमता रखता है, जो कि क्रिटिकल मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रोजेक्ट में DRDO ने कई बड़े प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर डिफेंस फर्म्स के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिसमें टाटा पावर, L&T और BEML जैसे नाम शामिल हैं। तो क्या कहना है आपको इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर आ रही है ब्राज़ील की तरफ से। ब्राज़ीलियन एयरफोर्स अपने मॉडर्नाइजेशन और मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए नए एडवांस्ड फाइटर जेट्स की खोज में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने ब्राज़ील को अपने J-10C फाइटर जेट्स का प्रपोजल दिया है, जो कि एक एडवांस्ड मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। लेकिन अब तक इस प्रपोजल पर सिग्निफिकेंट डिस्कशन नहीं हुई है और ब्राज़ील ने इसको अब तक अपनी प्रायोरिटी में नहीं रखा है। ब्राज़ील का डिफेंस प्रोक्योरमेंट काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और उन्होंने ग्रिपीन और तेजस जैसे जेट्स को भी रडार पर रखा हुआ है। ग्रिपीन, जो कि स्वीडन का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, ब्राज़ील की रिक्वायरमेंट्स को काफ़ी अच्छे से मैच करता है, खासकर जब बात होती है मॉडर्नाइजेशन और कॉस्ट इफेक्टिवनेस की। दूसरी तरफ तेजस, जो कि इंडिया का इंडिजिनसली डेवलप्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये भी ब्राज़ील की रडार पर है। ये एयरक्राफ्ट अपने एजिलिटी, लाइटवेट डिज़ाइन और मल्टीरोल कैपेबिलिटीज़ के लिए जाना जाता है। तो अब देखना यह है कि ब्राज़ील किस एयरक्राफ्ट को चुनता है। अब चलते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। तो इंडिया का प्रोजेक्ट 75I सबमरीन टेंडर अब एक लीगल और टेक्निकल बैटल में बदल गया है, जहां कंटेंडर्स जर्मनी और स्पेन के AIP सिस्टम्स को इंडियन नेवी के स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं। प्रोजेक्ट 75 का एम इंडिया की नेवी को ऐसे सबमरीन प्रोवाइड करना है जो स्टील्थ और स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ में वर्ल्ड क्लास हो। लेकिन AIP सिस्टम्स का सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि इन सिस्टम्स को नेवी के हाई स्टैंडर्ड्स को मीट करना है। डिफेंस एनालिस्ट्स के मुताबिक अगर ये लीगल और टेक्निकल इशू सॉल्व नहीं होते तो इस प्रोजेक्ट में 3 से 4 साल का और डिले हो सकता है। इससे नेवी के स्ट्रेटेजिक सबमरीन कैपेबिलिटीज़ पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ सकता है। इंडियन नेवी की प्रायोरिटी है कि वो अपनी सबमरीन फ्लीट को मॉडर्नाइज करे और उनकी ऑपरेशनल रेडीनेस को बरकरार रखे। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज़ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।